मंच पर विराजमान, अरुणाचल सरकार में मंत्री तगे तगे जी और वर्तमान में एमएलए और इस इलेक्शन में भी जो अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ तो दुकम जी तालिहा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जीके ताको जी ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए, और आज जिसका बदौलत जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम का रचना किया, आपका चहते नए विधायक के रूप में जो इलेक्ट होकर के अभी बैठा है हागे आपा जी, फॉर्मर मंत्री कपिल भट्ट जी, एक्स एमएलए नानी रेबिया जी, हमारे पुराना दोस्त सीनियर पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नानी लाजी जी, स्टेट सेक्रेटरी तेरे जी, और हमारा एसटी मोर्चा का नेशनल सेक्रेटरी नानी ओपो जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर पाबिल हिंदा जी, बहुत ही सीनियर लीडर फॉर्मर अनडिवाइडेड सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बामिन कानो जी, यहाँ बहुत सीनियर लीडर्स और बैठे हुए हैं, जिला परिषद मेंबर्स, साथ में जितने भी ग्राम पंचायत सेगमेंट के चुने हुए प्रतिनिधि, बीजेपी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट के, मंडल के, और समाज सेवा सोशल सर्विस से जुड़े हुए काफी यहाँ में शख्सियत है, युवा साथी, काफी मात्रा में हमारी महिलाएं आए हैं, देख करके बहुत अच्छा लगा है, और मीडिया के बंधु। आज का जीरो का मीटिंग बहुत ही अचानक बुलाया गया मीटिंग है, और मैंने भी नहीं सोचा कि बहुत बड़ा रैली करने का आवश्यकता होगा। जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था तो मैंने भी सोचा कि चलो कैंडिडेट नाम तय हो जाए, फिर जीरो का कार्यक्रम को क्या करना देख लेंगे। जो अनकॉन्टेस्ट हो गया, आगे आपा साहब का नाम में सब एकजुट होकर के समर्थन देने का फैसला हुआ, तो ये बात हुआ कि बहुत बड़ा रैली का जरूरत नहीं होगा, एमएलए का देख रेख में और पार्टी का जितना सीनियर हमारा लीडर्स है, ताकि जी और पूरी टीम मिलकर के यहाँ में काम हो जाएगा, ऐसा सबने सोचा। कल मुझे चीफ मिनिस्टर ने बोला, दापोरिजो में मैं था, तो एक राउंड जीरो में कुछ प्रमुख लोगों से जरूर मिलने से अच्छा है, और हो सके तो वहां पर सिविल सोसाइटी के लोगों से, स्थानीय सुकून दुकून का और युवा लोगों से मिल सकता है तो अच्छा है, और कुछ चीज क्लैरिफाई करना होगा। क्लैरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी आप मिलने से अच्छा रहेगा। तो सीएम साहब ने सजेशन किया, और फिर मैं रात में यहाँ पहुंचा, फकीर साहब के घर में हम लोग का रुकना हुआ, काफी लोग कल रात को मिले, आगे आपा साहब और टीम कल मिले, और आज भी काफी लोगों से हम लोग ने बातचीत भी किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुना है, जो जो पॉइंट हमारे सीनियर लीडर्स ने आज आपके सामने में बात रखा है, उसको दोहराने का बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैटर को आपके सामने में क्लियरिफाई किया है और बहुत सुंदर से रखा है। लेकिन साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेशन भी है मुझे जीरो के लिए, अरुणाचल के लिए आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो तो मुझे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, मुझे ही तो कहना चाहिए। स्टेट में मुख्यमंत्री, सेंट्रल में हम बैठा हूं, तो ये तो बहुत अच्छा लगा, और इसी तालमेल के साथ ऐसा ही एक दूसरे से बातचीत करके हम लोगों को आगे काम करना है। मैं सबसे पहले तागे जी को धन्यवाद देता हूं। सिटिंग बहुत अच्छा मंत्री के रूप में काम करते हुए भी जब इनको पार्टी की ओर से निर्णय किया गया कि आपको इस बार आगे आपा साहब को समर्थन करना है, उन्होंने एक शब्द भी विरोध नहीं करते हुए डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि पार्टी को तय करेगा। नानी लाजी साहब भी बहुत सीनियर हैं, कैपेबल आदमी हैं, और रेबिया साहब से मेरा मुलाकात हुआ, उन्होंने भी कहा कि अगर लाजी काम करना चाहता है, उसको मौका पार्टी देंगे तो वो लड़ने के लिए तैयार है।
तो लालजी साहब ने भी अंतिम में कहा कि पार्टी जो फैसला करेगा हम लोग सब साथ देंगे। उन्होंने भी पूरा वॉलंटियरली साथ देके आज हमारे साथ हैं। मेरे भाई को बताई दिया उनको, तो हमने गार्डन करके ऑर्डर किया, यूथ की ओर से नॉमिनेशन दिया, लेकिन बाद में सब मिला जुला करके यहाँ अनकंटेस्टेड माहौल बनाने के लिए सब एक्सेप्ट किया। आज पूरा देश और पूरा हमारा प्रदेश एक दिशा में जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का चीज है नहीं। अब 3 अनकंटेस्टेड एमएलए मंच पे बैठा हुआ, टोटल 10, लेकिन उसके अलावा जितना भी जो माहौल है वो बहुत क्लियर है। इसलिए बहुत बड़ा चढ़ा के सीना ठोक के हमको इतना सीट हम जीतने वाला है, ये है वो है, और अपोजिशन को गाली देना वो बिल्कुल नहीं है। मेरे जिंदगी में आज तक जब चुनाव लड़ते समय मेरा खिलाफ चुनाव लड़ने वाला को मैं नाम लेके भी बात नहीं करता। उनके बारे में खराब बोलना तो छोड़ दीजिए, मेरे अपोजिशन में जो लोग हैं उसको मैं कभी भी खराब नहीं पाता। हम लोग नीति का लड़ाई है, पॉलिसी प्रोग्राम का लड़ाई है। मैं हमेशा मैं क्या कर सकता हूं वही बोलता, किसी का बारे में मैं खराब बोलता नहीं हूं, सोचता भी नहीं। मेरे दिमाग में खराब चीज कभी आता ही नहीं है। मेरा जिंदगी का लक्ष्य बहुत साफ है। मैं निगेटिव चीजों में मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उनको मैं इतना ही बोल सकता हूं गलत काम मत करो, लेकिन उसको जाकर के लड़ने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा काम करने के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरा टाइम गलत चीजों में मैं कभी भी व्यर्थ नहीं करता। इसलिए जब मेरे खिलाफ कोई यहां बोलता है तो मैं सोचता हूं कि क्यों बोलता होगा। शायद इसलिए बोलता होगा कि मुझे गाली देने से उसको वोट मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे खिलाफ बोलने के लिए क्या है। मैं जब अपोजिशन का एमपी रहा, अपोजिशन एमपी का क्या काम है? मैटर को पार्लियामेंट में रेज करना है, असेंबली में रेज करना होता है, क्योंकि सरकार तो नहीं चलाता है। सरकार तो जिसके पास मेजोरिटी है वही चलाता है। लेकिन हमने अपना अपोजिशन का समय में भी, मैंने उस समय का कांग्रेस कैंडिडेट जो था 2004 में, मैंने कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोला। 2000 के पहले जब मैं एमएलए के लिए जब 1999 का जब इलेक्शन हुआ, तब भी मैंने कभी इस तरह का राजनीति नहीं किया। आज भी हमारा आपातानी समाज का सीनियर लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, उनको मैंने इतना ही कहा, अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी का होता और किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अगर मुझे एक्यूज करता तो मैं बहुत दूर तक जवाब देना था। लेकिन समाज में जो काम करता है, समाज में जो लोग जिम्मेदारी लोग हैं, वो जो भी बोलता है समाज के लिए ही बोलता है, और मुझे बोलता है तो मैं खराब नहीं बोलता। मुझे जितना बात करना है बोल सकता है। सोसाइटी के नाम से मैं कभी भी किसी का विरुद्ध में काम नहीं करूंगा। पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ करेगा उसका मेरा पास जवाब है। इसलिए पिछली बार जब मैं आया था, किसी ने प्रोपोगेंडा किया कि डिलिमिटेशन के बारे में लेकर के कोई चर्चा हुआ। मैंने बात में अपने सीनियर लोगों को भी बोला है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैंने गलत काम किया है तो मैं जरूर क्लैरिफाई करेगा। मेरा तरफ से कोई ऐसा काम एक भी नहीं हुआ जिससे अरुणाचल प्रदेश या हमारा आपातानी कम्युनिटी को नुकसान होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हमारा 60 असेंबली बना 1989 में, मैं खुद उस समय पूरा पार्टिसिपेट किया हुआ है। 4 जगह में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश आए थे। आरबीएस पेरी शास्त्री जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो ईटानगर में भी आया, बोमदिला में भी आया, तेजू में भी आया, पासीघाट में भी आया। 30 एमएलए था अरुणाचल को 60 बनाना है। मैं उस समय कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा था, तो उस समय कांग्रेस का सरकार, और जब पूरा 0 को 1 एमएलए में बनाना है करके फैसला हुआ था, उस समय अभी वो रुगु हमको ने भी अच्छा से बताया, मैं तो पॉलिटिक्स में तो था नहीं, और सबने उस समय कंसेंसस ये आपातानी प्लेटू को 1 एमएलए बनाने में उस समय फैसला किया। वो तो मेरा फैसला नहीं है। उसके बाद अगर और चेंज करना है, 60 के बाद बढ़ना है, और
उस समय हम एमपी होते हैं, तो मुझे सीधा बोलना चाहिए। अभी 60 एमएलए से 90 तो हुआ ही नहीं, तो फिर आपातकालीन का डिफरेंस कहां हुआ है? जब 60 को हम लोग बढ़ाएगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 जो भी होगा फ्यूचर में, अगर उस समय में पावर में है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहेगा, अगर नहीं कर देते तब मुझे बोलो ना। अभी तो 60 का 60 ही है, कहां सीट बन रहा है? तो उस समय 2002 में डिलिमिटेशन का जब गैजेट पब्लिकेशन करके डिलिमिटेशन कमीशन का जो बात शुरू किया था, 2001 सेंसस को बेस करके इन्होंने एक ड्राफ्ट निकला, और आप लोग सबको मालूम है 2007 में फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया, और फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन में इंटायर अपर टानी वैली को ये जीरो, जो पुराना जीरो है, और कुछ गांव और हापोली का आधा भाग को एक एमएलए बनाना है करके एक प्रपोजल आया, और हापोली एरिया से लेकर के ये याचुली एरिया का कुछ पोर्शन मिला के एक एमएलए होना है बोले प्रपोजल आया 2007 में। तो मैं तो एमपी था उस समय, तो मैंने कहा कि आप लोग जैसे प्रपोजल करेगा हम तो सपोर्ट करने वाला बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं। तो उस समय हमारा अरुणाचल प्रदेश से 5 एमएलए को डिलिमिटेशन कमीशन में एसोसिएट मेंबर के तौर पर भेजा गया। मुझे याद है नाम अभी भी, ये ताली का एमएलए था ताकम सोराम, दुम्पोलिसो का एमएलए था टकर मारते, मरियम केकू का एमएलए जेके पांगिंग, त्रिजिलो भालपुर का एमएलए नरेश लो, और पच्चो वका का एमएलए हुंचुन नमनम। ये 5 लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर, एसोसिएट मेंबर बना के भेजा। दिल्ली में मीटिंग हुआ, और मीटिंग में बहुत बहस हो गया। बहस होने के बाद डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल है उसको लेकर के अरुणाचल का प्रतिनिधि ने विरोध किया। तो डिलिमिटेशन ने बोला कि देखो इतना डिटेल में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो जो रूल में है रूल में भेजाएंगे। और रूल तो आप लोग से मालूम है, कोई कोई जगह में 5000 में भी एमएलए सीट है, और ईटानगर में 80,000 है। अभी तो शायद सब अपना अपना जगह चला गया, थोड़ा कम हो गया होगा। वहां 80,000 वोटर है, एक एमएलए है ईटानगर में। अनिनी में 5000 वोटर है, वहां एक एमएलए। तो हमारा प्रदेश में बैलेंस नहीं है, ऑल इंडिया में बैलेंस नहीं है। अब देखिए लद्दाख में 140,000, 1,43,000 उसमें एक एमपी है। लक्षद्वीप में 55,000 वोटर है, एक एमपी है, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है, एक एमपी है। हमारा अरुणाचल में ईस्टर्न में हमारा 9 लाख पॉपुलेशन है, ईस्टर्न में 6 लाख पॉपुलेशन है। तो मैं उस वेस्ट बंगाल में गया। वेस्ट बंगाल में दक्षिण 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में 82 लाख पॉपुलेशन है, और एक ही उसी डिस्ट्रिक्ट में 3 लोकसभा एमपी सीट है। तो बैलेंस नहीं है। पहाड़ में कम पॉपुलेशन में एमएलए मिलता है, क्योंकि लैंड मास और मैन मास आदमी को भी देखता है और जमीन को भी देखता है। क्योंकि यूपी जैसे करेगा तो हमारा तो पूरा अरुणाचल में 2 एमएलए मिलेगा। अगर 9 लाख वोटर है तो यूपी का स्टैंडर्ड, वेस्ट बंगाल का स्टैंडर्ड 2 एमएलए से मिलता है, एमपी तो मिलता ही नहीं हम लोगों को। लेकिन क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, इसलिए अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी होने के नाते हम लोग को 2 एमपी को समय दिया। समय समय में एक गवर्नमेंट तय करता है कि पार्लियामेंट के माध्यम से रूल बनाता है कि कब सीट क्या बढ़ाना है, ये सब निर्णय होता है। तो 2007 में डिलिमिटेशन एक्ट अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट में पास हुआ, उस समय में ये तय किया गया कि 2026 के बाद में नंबर्स ऑफ एमएलएस एमपीज का एक्सरसाइज होगा। पूरा दुनिया को मालूम है कि ये एक्सरसाइज 2026 के बाद ही होगा। ये 2007 का पार्लियामेंट का लॉ बनाया गया है। इस बीच में हमको एमएलए चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, कहीं इस तरह का कोई बात नहीं है। जो एरिया को इधर उधर एरिया को मिलाना है वो कर सकता है। तो इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट को बोला करना है कि नहीं करना है।
गवर्नमेंट ने भी लिख के दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर खड़ा होने वाला है। बिना मतलब से एमएलए सीट तो बढ़ेगा नहीं है, लेकिन जोधपुर में एरिया इधर उधर कर रहा है, झगड़ा हो जाएगा। तो अरुणाचल सरकार ने मना कर दिया कि यहाँ डिलिमिटेशन नहीं होगा। फिर 2020 में मैं खुद उस समय यूनियन मिनिस्टर था, मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, अभी भी आपके पास टाइम है, डिलिमिटेशन करना है कि नहीं करना है। अगर डिलिमिटेशन करना है सीट तो वही रहेगा, लेकिन एरिया को इधर उधर करना है तो अभी भी कर सकता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा। अभी आज बताए ताकि साहब ने असेंबली में रेस किया कि दोनों एमएलए साथी पालन होगा। उन्होंने बोला कि डिलिमिटेशन करने से ठीक है, ताकि साहब ने रेस किया। हमारा जीरो का आवाज है कि डिलिमिटेशन करो। तो बाकी एमएलए ने बोला कोई सीट बढ़ने नहीं जा रहा है, जीरो को दो एमएलए तो मिलने नहीं जा रहा है, तो वोटर को इधर उधर करने का क्या जरूरत है। बाकी पूरा एमएलए ने ये बोला कि बिल्कुल जब सीट बढ़ेगा तभी डिलिमिटेशन करना है। 60 का 60 सीट को लेकर के छेड़छाड़ मत करो। तो इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग किया। मैंने सीएम साहब को पूछा ऑल पार्टी मीटिंग में क्या फैसला लेगा। बोला कि सबने बोला है अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, डिलिमिटेशन तभी करना है जब एमएलए का नंबर बढ़ जाएगा तब करना है। ऐसा बोल के स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर के तय किया है। मैं कौन होता हूं जब यहां अरुणाचल का ऑल पार्टी ने तय किया। तो मैंने आज भी पूछा था कि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग जब हुआ था उस समय आप लोग रिक्वेस्ट करना था कि कहीं का एरिया इधर उधर करना है। स्टेट गवर्नमेंट पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट और से, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। मेरे समय में जब कुछ भी होगा वो मैं जिम्मेदार रहूंगा। मैं आज आपके सामने में जीरो में मैं कमिटमेंट देके जा रहा हूं। 2026 के बाद जब भी होगा आपका आपातनी दिल्ली में 2 एमएलए सीट का हम ही फाइट करेंगे। लेकिन जब होगा तब करेगा। अभी बिना मतलब आज के दिन में सबको मालूम है, या पढ़ा लिखा नहीं होने से इतना समझदार तो सबको है कि 2026 से पहले सीट का कुछ होने वाला नहीं है। रूल बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर चाहने से भी 2 एमएलए सीट दे सकते हैं। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी 2 एमएलए सीट किसको दे सकते हैं। कानून बनाया हुआ है, तो उसको कानून को चेंज करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। वो 26 के बाद होगा। ऑलरेडी उस दिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में घोषणा कर दिया कि 2026 के बाद एमपी और एमएलए का सीट बढ़ाने का तो शुरू होगा ही होगा, प्लस जो महिला रिजर्वेशन बिल पास किया है अरुणाचल असेंबली में भी और हर एक असेंबली में और इंडिया का पार्लियामेंट में 33% सीट महिलाओं को दिया जाएगा। कानून बना। तो अभी तो ये इतना क्लियर का हम लोग का नरेंद्र मोदी सरकार का प्रोग्राम पॉलिसी बिल्कुल सटीक हम लोग रेखा लाइन खींच के चलते हैं। कोई हम लोग हवाबाजी में बात करके गुमराह करके नहीं कर सकता। आज के जमाना में किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज जब मेरा समय में मेरा काम के बारे में आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो रिकॉर्ड है। मैं कभी कभी अपना बीजेपी पार्टी के लोगों को भी कहता हूं, मान लो यहां एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, वो बताना जरूरी है ये बिल्डिंग का सोर्स कौन है, किसने पैसा दिया, कहां से है। मैंने जब अभी यहां पर डीसी चेंज हो गया इलेक्शन का चलते, पहले वाला डीसी को भी मैंने कहा जब भी यहाँ कोई भी स्कीम इनॉग्रेशन होता है एक ब्रीफ नोट बनाइए और ब्रीफ नोट बनाइए ये स्कीम कहां से आया है। आज हमारे तीनों एमएलए यहाँ बैठा हुआ है। आप बताइए अगर मैं आपका गांव के लिए रास्ता का सेंक्शन मैं नहीं करूंगा, आपको पीने का पानी का स्कीम मैं नहीं दूंगा, पिछला एमएलए कहां से लाएगा बताइए। उसका बाद कहां सोच काम करेगा कभी नहीं मिलेगा। और किरण रिजिजू जितना ताकत होगा दिल्ली में उतना ही अरुणाचल का आदमी का जेब भी बढ़ेगा। उनकी रिलेटेड है। मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट में बोलता हूँ यहाँ अरुणाचल में हर महीने करोड़पति पैदा होता है आजकल, क्योंकि इतना काम आ रहा है। ये पैसा कहां से आया है। मैं इसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट करके आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूं, आप करोड़पति बनिए, काम कीजिए, जितना आप
मेहनत करके पैसा कमाना है, कमाइए, लेकिन ये मत बोलो कि ये पैसा किसका वजह से आया है, कौन है देने वाला। लेकिन चाइना का पैसा नहीं है, फिर पाकिस्तान का पैसा, अमेरिका का पैसा नहीं है, भारत सरकार का, आपका लीडर किरण रिजिजू जो बैठा है नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से आता है। तो इसको यह हल्का फुल्का बोलकर किरण रिजिजू ने कुछ नहीं दिया। मेरे पास में एक सिंपल बूढ़ा बूढ़ी भी आता है गांव का, अपर सुबनसिरी से बॉर्डर एरिया से भी आया दिल्ली में काम मांगने के लिए। ईस्ट कामेंग का बॉर्डर एरिया से भी बूढ़ा बूढ़ी जो ठीक से हिंदी नहीं बोल सकते वो भी दिल्ली पहुंच गए। उधर मणिगांव साइड से भी कई फैमिलीज आया। मैं बहुत उन लोगों को देख करके दया, बेचारा जैसे तैसे हिंदी बोल सकता है, बूढ़ा बूढ़ी को दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली क्यों भेजा है? बोला है किसी ने बोला है कि आप काम मांगने के लिए जाओ दिल्ली में। बेचारा कुछ मालूम नहीं, और मेरे पास आते बोले किरण साहब आपको हमने 4 बार वोट दिया है, अभी तो आपसे कुछ स्कीम मांगना पड़ेगा, इसलिए आपके पास स्कीम मांगने के लिए आया। तो ये क्यों ऐसा हो गया? मैंने यहाँ पार्टी के लोगों को भी कहा, स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा, खास करके हमने ऑफिसर लोगों को भी कहा, ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग हम जो सामान बेचता है आप लोग बताता नहीं। तो मैंने बूढ़ा बूढ़ी को पूछा है, आप लोग बूढ़ा बूढ़ी है, आपका अकाउंट में बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया? वो तो आता है, हर महीना आता है। ये तो हमने ही तो भेजा है, वो कौन भेजा है? तो ये पहले के कांग्रेस के समय में ऐसे अकाउंट में पैसा आता था? कांग्रेस के समय में तो आपका बैंक अकाउंट ही नहीं खोलता था। बैंक में तो जो पढ़ा लिखा थोड़ा ऑफिसर टाइप कॉन्ट्रैक्टर इनों का अकाउंट होता था, गांव का बूढ़ा बूढ़ी का तो बैंक अकाउंट तक भी नहीं होता। 2014 के बाद हम लोगों ने जनधन खाता से सारा लोगों का बैंक अकाउंट खोल के आज उसी बैंक अकाउंट में हम लोग पैसा था। आज आप यहाँ महिला लोग जो बैठा है, महिलाओं का सुविधा के लिए प्रेगनेंसी मातृ वंदना योजना से लेकर के जितना भी आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का जितना भी हम लोग स्कीम देता है, आज पूरा ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट से होता है। यहाँ जो फार्मर किसान का नाम है 6,000 रुपया आपका अकाउंट में जो जाता है वो आपका अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उस जमाने में बीडीओ ऑफिस में जाकर के, सीओ भी ईएससी ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन लिख के मांगना पड़ता था। आजकल सीधा आपका अकाउंट में हम लोग पैसा डालते हैं। तो ये मिलता कि नहीं मिलता? मैंने पूछा, मैं पूछा कि आपका गांव में पानी आया कि नहीं है? उस जमाने में 1 घंटा 2 घंटा स्पेशल जो बॉर्डर एरिया में बैठने वाला, पहाड़ में बैठने वाला, तब लकड़ी उगने के लिए और पानी उगने के लिए आधा दिन बर्बाद होता था। आज उन लोगों का पानी को हमने गांव में घर का अंदर तक हम लोगों ने पानी पहुंचाने का पूरा फैसला करके आज पहुंचा भी दिया। उस जमाने में गाड़ी घोड़ा तो आप सपना में भी नहीं था गांव में। मैं जब पैदल चल के एमपी इलेक्शन लड़ा था पहली बार, अभी भी मेरा पास रिकॉर्ड है, 70% गांव अरुणाचल का उसमें गाड़ी रास्ता नहीं था। सारा गांव में गाड़ी रास्ता पहुंचा के आज तक बिजली भी पहुंच गया। आज तक मोबाइल नेटवर्क भी सब गांव में लगभग पहुंच चुका है। 1-2 बॉर्डर एरिया में अभी बिजली का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन का और उसमें नेटवर्क का 1-2 इश्यू, वो भी टावर भी लगभग लग चुका है, अभी उसको नेटवर्क जुड़ने का बाकी है। ये सारा चीज काम करने के लिए बहुत मेहनत करना जरूरी होता है, ये ऐसा नहीं होता है। हमने कभी पूछा है कांग्रेस पार्टी को, आप लोग 60 इयर्स तक इंडिया को शासन किया, अरुणाचल प्रदेश में जब से हम होश संभाले कांग्रेस गवर्नमेंट था, अब क्यों एयरपोर्ट नहीं बना पाया? क्या कर रहा था आप लोग? ये हाईवे क्यों नहीं बना पाया आप लोग एयरपोर्ट क्यों नहीं बना पाया? रेलवे लाइन क्यों नहीं बना पाया? आज में देखो, कल दिखावाली से 10 बजे हम सीधा वहां पहुंच गया था। आपने जो मीटिंग किया, रागा पहुंचा, रात 0 पहुंच गया। उस जमाने में आप सोच के देखिए, हम लोग यहाँ जगह होने से ये 0 का जो एयरपोर्ट है, ये इसका थोड़ा सा साइड पे बाहर होने की वजह से लैंडिंग का प्रॉब्लम है। अदरवाइज फिक्स विंग हम लोग यहाँ उतरवाने का एयरपोर्ट अब तक कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मौसम और पहाड़ और ज्योग्राफी को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए होलोंगी एयरपोर्ट, आप जब चाहे फ्लाइट में बैठो दिल्ली पहुंचता है। उस समय कितना तड़प के हम लोग को इधर जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाएगा, फिर होटल बुक करो,
कितना तकलीफ होता था। ये सब चीज इतना जल्दी हम लोग ने किया है, तो आदमी का याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने कल दापोरिजो में भी बताया, उस दिन हम जब ताली किया था पीप सोरम में, जीके ताकोजी का वहां में पीप सोरम में किया, तब भी हमने बताया ये पीप सोरम जगह 8-9 दिन पैदल जाने के बाद पहुंचा है। ऐसा जगह को रास्ता देना, बिजली पानी पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। ये आपका लीडर किरण बेदी जो दिल्ली में बैठेगा तभी हो पाएगा, कोई नहीं कर सकता है। 60 ईयर्स देख चुका है, नहीं कर पाएगा, आसान नहीं है। ये कोई 1-2 करोड़ रुपया से काम होने वाला नहीं है, 1000 करोड़ से। मैं आज जीरो से आपको बता रहा हूं, मेरा अगले टेन्योर, अगले चुनाव 2029 का पहले ताली जैसे जगह में नेशनल हाईवे पहुंच चुका होगा। मैं अभी जब आया 1 महीना पहले मोर देन 25,000 करोड़ फ्रंटियर हाईवे ऑलरेडी सैंक्शन अप्रूव हो चुका है। अभी टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया। जो भी काम करना कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो अच्छा है ना, वो कमाएगा तो उसका साइड इफेक्ट तो सोसाइटी में जाता ही है। एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा कमाएगा तो उसको गाली दे देगा नहीं, कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा। बाहर का आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने से अच्छा है हमारा अरुणाचली कॉन्ट्रैक्टर करो, क्योंकि वो कमाएगा तो वो पैसा बाजार में जाएगा, दुकान में उसका खर्चा होगा, सब्जी वाला का वहां खर्चा होगा, कपड़ा खरीदेगा, यहाँ में घर बनेगा, लेबर का खर्चा होगा, ये आपका वहां घर बनाने के लिए ईटा, पत्थर, लोहा, ये सब सोसाइटी को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता ही है। समाज को आगे बढ़ाना है तो हम लोग का सोच को बहुत बड़ा करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, मुझे अगर कोई मेरा निशाना अगर जीरो में पूछता है तो मेरे लिए बहुत तकलीफ है निशाना बताना, क्योंकि अगर एक निशाना होता या 50 निशाना होता तो मैं जरूर मैं बता देता। जो गिनती कर नहीं सकता है इतना काम करने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि आपका निशाना चाहिए तो फिर उसको समझाना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ऑफिसर लोगों को कहा, अपना पार्टी लोगों को कहा, जब भी कोई काम आता है आप बताइए काम किसने किया बताओ। नहीं आदमी तो ही नहीं होता है, ऐसे ही आगे सोचा आसमान से गिर गई। ये ताकि साहब ने जब मुझे बोला कि सर जीरो में पानी का क्राइसिस है, आने वाले दिन में हमारा खेती बाड़ी बहुत होता है, पीने का पानी क्राइसिस होने वाला है, बागे नदी से यहाँ लाने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट 1-2 करोड़ से होगा नहीं, आप कुछ कर दीजिए। मैंने पर्सनली उस समय हमारा डोनर एलईसी में पैसा कम हो गया क्योंकि बढ़ चुका था, फिर भी हमने डोनर मंत्रालय से पैसा को डाइवर्ट करके और लास्ट मोमेंट में जीरो और आलो का पांगे नदी का यहाँ का और आलो का टाउन का वाटर सप्लाई का यहाँ का 20 करोड़ को सैंक्शन करके हमने इलेक्शन से पहले ही कर दिया। और वो आपका प्रोजेक्ट इनोवेशन की हो गया, पानी का प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से छोटा छोटा आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल अपातानी सोसाइटी ने मुझे कहा कि द्री फेस्टिवल का एक नया ग्राउंड बनाना है, वो पुराना ग्राउंड ठीक नहीं है, नया ग्राउंड बहुत सुंदर है, वहां बनाओ। मैंने कहा वो ग्राउंड बनाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए हम दें, और आज वो आपका द्री वही आपका द्री फेस्टिवल मनाया जाता है। हमने अपना तरफ से भी कितना पैसा उसमें लागत किया, सीएम को बोल के भी पैसा लगवाया। ऐसा जैसे आपका बुरियल ग्राउंड के लिए पैसा किसने दिया? मैंने दिया। या आपका स्कूल जो दानीपुर हायर सेकेंडरी स्कूल का ये वैक्सीन का ये सब पैसा कौन दिया? मैंने क्यों दिया? आपका यहाँ पे ये गाँव वालों को पूछो, यहाँ गाँव कोई कुल्लू का तो मीटिंग का हॉल किसने बनाया? मैंने तो बना दिया। इवन यहाँ तक कि ये कोविड का समय में आदमी पूरा घर का अंदर लॉकडाउन होके बैठा हुआ था, और मैं खुद मिनिस्टर होते हुए करोड़ों रुपया डोनेशन करके कितना ट्रक दवाई से लेकर के ऑक्सीमीटर, मास्क से लेकर के हर एक चीज दिल्ली से ट्रक लाइन करके भेजा और जीरो में भी पहुंचा है। और मैंने आपको डीएमओ को पूछा कि ये सारा पहुंचा क्या? सर आप तो भगवान है, कौन एमपी इतना करता है गांव का? वो अपना जिंदगी बचाने के लिए बिजी होता है। और मैंने कोविड जैसे समय में भी खाली नहीं छोड़ा। इंडिया के अंदर में 543 लोकसभा एमपी है। अब मुझे कोई और दूसरा एमपी ऐसा है वो किरण रिजिजू का अमीर बनाने के लिए वोट नहीं है। कोई लोग गलती से बोलते हैं, पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि किरण साहब आपके लिए काम करें।
मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, अब समाज के लिए कर रहा है। क्योंकि किरण रिजिजू को वोट देने से किरण रिजिजू अमीर नहीं होगा, वो अरुणाचल को अमीर बनाएगा। ये आपके लिए है, इसलिए मेरा एक आप लोगों का जो समर्थन मिला है वो आपके लिए। मैं आज तक मुझे बोलता दिल्ली से जो आता हूँ, ईटानगर में लोग बोलता है ईटानगर में आपका भी घर होना चाहिए, एमएलए लोग भी ईटानगर घर बनाता है। वो इस टाइम क्वेश्चन एमएलए एमपी लोग भी ईटानगर में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के बैठते हैं। आप यहाँ लोकल एमपी आपका तो होना चाहिए। मैंने नहीं बोला जिस दिन एमपी खत्म मैं सीधा गांव चला जाऊंगा। मैं ईटानगर में क्या करने के लिए आएगा? अभी तो हम सिटिंग एमपी मीटिंग के लिए आते हैं। मैं यहाँ घर बनाने के लिए एमपी नहीं बना। मैं आप किसी को पूछ सकते हैं, मुझे लोग डोनेशन देता है इलेक्शन खर्चा के लिए, ऑफिसर लोग भी, कॉन्ट्रैक्टर लोग भी, आदमी लोग भी कभी कभी इलेक्शन के लिए थोड़ा डोनेशन देते हैं, उसी से आप इलेक्शन चलता। मैं कभी भी नहीं कमाता मेरी जिंदगी में। हमारा सरकार का पब्लिक का पैसा का हाथ तक नहीं लगाया। किसी भी जेई इसको पूछो उसमें काम कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, मेरा कोई फॉर्म है, मैं रुपया कमाता हूँ क्या? मैं सिर्फ अरुणाचल को देता हूँ, अरुणाचल से मैं कभी नहीं लूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और ये सब चीज बोलने के लिए कोई भी अगर बोल देगा तो आप पूछ ही देखिए कर सकता है क्या? आज दिल्ली में कोई भी अरुणाचल आदमी बीमार हो गया है, कौन देखता है? मैं ही देखता हूँ। आज अरुणाचल का कोई वहां एक्सीडेंट हो गया, पुलिस केस हो गया, कौन देखता है? मैं ही देखता हूँ। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मुझे मालूम है अरुणाचल का आदमी को, नॉर्थ ईस्ट आदमी को कौन वैल्यू देता था, पहचानता भी नहीं था, वैल्यू तो छोड़ देते। आज दिल्ली पुलिस में 1000 से भी ज्यादा हमने जब होम मिनिस्ट्री में थे नॉर्थ ईस्ट का बच्चों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। और आज कुछ भी वहां घटना होता है, नॉर्थ ईस्ट का एक आदमी दिल्ली पुलिस में बैठ करके इन्वेस्टिगेशन करता है। कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। पहले तो 20 सड़क मार के फेंक देने से पूछने वाला नहीं था। ये सब क्या कांग्रेस का एमपी नहीं था क्या? कांग्रेस का एक तो ज्यादा एमपी था। ये जो लोकसभा में जहां से लड़ता हूं 7 टाइम्स यहां मैं कांग्रेस का एमपी हो चुका, बीजेपी का सिर्फ 3 टाइम्स, मैं 3 बार, वो भी मैं सरकार में पहले बार 2014 में आया। बीजेपी 3 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है, वो भी मैं 7 टाइम्स कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया। कांग्रेस का किसी भी एमपी का किसी एक गांव में निशान आए तो बताइए, कर नहीं सकता। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता है। और आज कोई लोग बोलते हैं दिल्ली में जाके आवाज उठाएगा, बोलता है मुझे एमपी बनाओ, मैं दिल्ली में आवाज उठाएगा। अरे मैं बोलता है कि आवाज उठाने की क्या जरूरत है? आपका एमपी तो आज देश चलाता है, हमको ही एमपी लोग हमको पूछता है, मैं जवाब देने वाला हम है, गवर्नमेंट में तो हम बैठे हुए, क्या आवाज उठाने की जरूरत? तो वो चीज को मालूम नहीं है। कौन सा जमाने में वो सोचता है कि हम दिल्ली में जाके ये करेगा? दिल्ली बहुत बड़ा महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारा देश का डेमोक्रेसी है। तोमो रिबा साहब हमारा पिताजी का साथ में बहुत क्लोज था, हमेशा बोलता था वो, हमको भी बोलता था भाई ती मोए एमपी होले तो एकदम दिल्ली कोई हंगामा करे दिन पी के तो काम नहीं, मोए एमपी होले काम करे बोलता था। बाद में 1996 में तोमो रिबा साहब एमपी बन गया और तोमो रिबा साहब वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन था, अच्छा आदमी था, ऑनेस्ट था तोमो रिबा साहब। लेकिन जब उसको एमपी बनाया तब हमने जाकर उसको मिला। मैं तो उस समय लोग का पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने रिबा साहब को बोला कि देखिए अंकल आप तो पहले बहुत बोला कि हम एमपी बनने से आम एकदम पार्लियामेंट में ये करेगा वो करेगा, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप बोल नहीं सकता, क्या हो गया बताओ? बोलता है असमीज में बोला है भाई थी मत बोलो, ये महासागर है, यहाँ कोई सुनता नहीं हमारा बात, जितना भी बोलो सुनने वाला नहीं, उल्टा आदमी हंसता है, इसलिए हम पार्लियामेंट जाना छोड़ दो। फ्रस्ट्रेशन से इतना बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकसभा में चमकना, ये ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ स्मार्ट होने से, इंटेलिजेंट होने से नहीं होगा, उसके लिए अलग लेवल का आपको काम करना पड़ता है। तब जाकर के आप जब लोकसभा में, पार्लियामेंट में भाषण देकर दुनिया सुनता है, और सुनने के लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए। ऐसे चिल्लाने से लोग हंसता है, मजाक उड़ाते हैं। वैसे भी मुलुगा ट्राइबल को बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं तो ये सब चीज को बहुत गहराई से देखा हूं कि भाई हम ट्राइबल हो सकता है, लेकिन हम किसी से कम नहीं है, मेहनत करके यहाँ पहुंचा है।
जनता का प्रतिनिधि के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए काम करने से इज्जत जरूर मिलेगी। इसलिए कांग्रेस के लोग तो बात नहीं करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को तो हम लोगों ने बहुत देख लिया। अब नया युग है, ये मोदी जी का युग है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास है। इसलिए आगे का जो काम करना है वो और भी बहुत हम लोगों को सोच समझ करके अभी प्लानिंग के साथ काम करना होगा, क्योंकि अभी तो जो काम हुआ है वो सिर्फ बेसिक काम है। मैं आपको बताऊं, ये जो आप डेवलप कंट्रीज में रास्ता, बिजली, पानी, ये सब चर्चा ही नहीं है।